नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि भारत की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अगर आप भारतवर्ष के इतिहास में जाएंगे तो कई सभ्यता ऐसी है जो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से जिसको एक माना जाता है। जब भाषा प्राचीन सभ्यताओं के साथ जुड़ी होगी तो कहीं ना कहीं इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा भी कहा जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। आखिर कितनी सारी भाषा है जो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है, लेकिन दोस्तों ऑन रिकॉर्ड में जाएंगे तो हमारे देश में कुल 11 लैंग्वेज ऐसे अभी तक माने गए जिनको शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 12 अक्टूबर 2004 में। तमिल भाषा को पहले ऐसे भाषा के रूप में जाना गया जिसको क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जाना गया। उसके बाद तेलुगु, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद मलयालम और फिलहाल ऑन रिकॉर्ड तक अभी 11 भाषा टोटल क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जिसको काउंट किया जाने लगा। 4 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर्स ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया कि असमिया, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृतिक इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर से अब से जाना जाएगा। तो इनको मिलाकर टोटल होती है 11 लैंग्वेज जो भारत की क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जिसको जानते हैं। अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि आखिर क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आप सीधे और मोटे तौर पे जानेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा उन भाषाओं को कहते हैं जिनका एक लंबा चौड़ा इतिहास होता है, जिनकी मिनिमम 1500 से ज्यादा एक वर्ष से पहले जिनकी खोज की गई हो या 1500 वर्ष से पहले जिनके बारे में कुछ एक सॉलिड एविडेंस पाया जाता है। यानी सीधे तौर पे कहे जिनका इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है, ऐसी भाषाओं को क्लासिकल भाषा के तौर पे माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो इस वीडियो सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि जब बंगाली लैंग्वेज को इसमें क्लासिकल भाषा के तौर पे अनाउंसमेंट किया गया तो एक माहौल तैयार करने लगे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत से इंस्टीट्यूशंस और बहुत से एनजीओ। सभी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि आखिर क्लासिकल लैंग्वेज जो बंगाली भाषा को अनाउंसमेंट किया गया इसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर किनका कंट्रीब्यूशन है और इसमें किनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। बंगाली भाषा को किस तरीके से शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में इन्वॉल्व करें और भारत सरकार से अनाउंसमेंट किया जाए कि बंगाली भाषा का इतिहास 1500 साल से पहले का इतिहास है। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया वो द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना करेंगे। इसकी स्थापना करने के बाद इसमें बहुत से प्रोफेसरों की एक टीम बनाई गई और टीम बनाने के बाद ये डिसाइड किया कि जितनी प्रोफेसर है ये बंगाली भाषा की उस पर रिसर्च करेंगे, इसकी खोजबीन करेंगे और डीपली स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हैंडओवर करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट सीधे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके अंदर जो टीम थे लगातार उस पर काम करते गए, जिसमें प्रोफेसर स्वाति गुहा हो, उन्होंने इस पर माना कि जो चार्जकपद कविताओं का जो संग्रह है जिसे स्पेशली बंगला भाषा का जननी माना जाता है, इसके अंदर कई ऐसे मूल तत्व हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना हो। फिर प्रोफेसर अमित दास ने ये पाया कि बंगला भाषा के एक्सपर्ट और वेल एजुकेटेड प्रोफेसर मोहम्मद शाहिदुल्लाह के एक लेखन में 52 शब्दकोश ऐसे हैं जो चीन से लेकर फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर इन्वॉल्व है। यानी चीनी हो या फ्रेंच लैंग्वेज हो, इन्होंने 52 शब्दकोश ऐसे लिए हैं जो प्रोफेसर मोहम्मद शाहिदुल्लाह के लेखन से मैच करते हैं। यानी सीधे तौर पे कहे कि बंगला भाषा के 52 शब्दकोश चीनी भाषा और फ्रेंच भाषा से मिलते हैं। जब ये कड़ियां जुड़ती गई तो जुड़ने के बाद गुजरात के कई ऐसी जगहों पे रिसर्च किया गया, उसके बाद बांग्लादेश के कई जगहों पे गए, वहां रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये पाया कि 6th सेंचुरी हो, 7th सेंचुरी हो, 8th सेंचुरी अप टू 10th सेंचुरी, ये इतिहास ऐसा है जब बंगला भाषा के कई शब्दकोश वहां पे मिले हैं, जैसे एसो, बोइसो यानी कि आया, गए, ऐसे कई शब्दकोश इन चीजों पे प्राप्त किए गए। प्राप्त करने के बाद एक नई उम्मीद की किरण जगी कि बंगाली भाषा का जो इतिहास है वो लगभग 1500 साल नहीं 2000 साल से भी पुराना बंगाली भाषा का एक इतिहास है। बंगला भाषा के इतिहास की जानकारी लेने के लिए और बंगला भाषा के इतिहास की कंप्लीट डेटा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर के कई सारे प्रोफेसर बहुत तेजी के साथ इस पर काम किया और डीपली रिसर्च भी किए। उन्होंने भारतवर्ष के कई ऐसे जगह जहां पर गए वहां पर रिसर्च किए, वहां से जितना डेटा कलेक्ट हो सका सारे डेटा को कलेक्ट किया और अपनी रिपोर्ट धीरे धीरे तैयार करते गए। अगर आप इसमें जाएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में भी वहां के कई एविडेंस ऐसे जहां बंगला भाषा के पुरातत्व के साथ कनेक्ट होने की अपार संभावना तलाश की गई।
चाहे बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, जहां के एक अभिलेखों में ये पाया गया संग बंगिया जैसे शब्दों का उच्चारण मिला। बंग मतलब बांग्ला यानी कि बंगाली भाषा, और बंगाली भाषा का उपनाम होता है बांग्ला भाषा। ऐसे कई दस्तावेजों को लिए इकट्ठा किए और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर ने लगभग 2200 से ज्यादा शब्दों का 4 खंडों में एक डीपली और बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को जब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हैंडओवर किया गया, उन्होंने इस रिपोर्ट को सीधे तौर पे भारत सरकार को भेजा और उस पे कई सारी बातों का उसमें उल्लेख किया और हर तरीके से बताया गया कि बांग्ला भाषा का इतिहास क्या है और बांग्ला भाषा कितनी पुरानी है, जिसके कारण बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक अहम रोल प्रोफेसर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का भी है। उनकी एक किताब है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज, जिसमें बंगाली भाषा के संपूर्ण इतिहास को बताया गया और बंगाली भाषा का हर एक जानकारी बहुत डीपली तरीके से और अच्छे से उस पर बताया गया। इन सभी चीजों को टटोलने के बाद जब रिपोर्ट बंगाल सरकार की तरफ से भारत सरकार को भेजी गई, तो इसमें रिसर्च करने के बाद और इस पे कंसिडर होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पे भी नॉमिनेट किया जाना लगे। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि आखिर अगर इस तरीके से बांग्ला भाषा को नॉमिनेट किया गया तो बहुत से जो अलग अलग जो दल बल है, ये अलग अलग जो एनजीओज है जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि हमने इस पे काम किया और हमारे काम की बदौलत बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पे नॉमिनेट किया गया। इन चीजों पे मैं फैक्ट पे नहीं जाऊंगा। हालांकि इन चीजों को जब मैं जानने की कोशिश की तो मैंने भारत सरकार की ओर एक आरटीआई लगाया और जिसके बाद मुझे एक लेटर मिला जो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें सीधे तौर पे मैंने कुछ प्रश्न किए थे और प्रश्नों के उत्तर भी इसमें मिले हैं और उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर अगर नॉमिनेट किया गया तो पूरी 7 से 8 लोगों की कमेटी बैठी थी, जिसमें अच्छे अच्छे प्रोफेसरों के नेम इस पे नॉमिनेट है और रिटर्न किए हुए हैं। इन्होंने टीम में सब जो रिपोर्ट पहुंची थी इन्होंने स्टडी करने के बाद डिसाइड किया कि बांग्ला भाषा का इतिहास बहुत पुराना है और उसको शास्त्रीय भाषा के तौर पे जाना जाना चाहिए। यानी इतनी सारी बातें जो बहुत से एनजीओज हैं, हो सकता है सभी ने एनजीओज ने काम किया, सबने अपने तरीके से काम किया, बट स्पेशल और इस स्पेसिफिकेशन में किसी का नाम इसमें नॉमिनेट नहीं है। और जो चीजें जो मैंने बताई है फिलहाल अभी तक गूगल पे रिसर्च के बाद सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो पे बताई है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक प्रश्न ये होता है कि अगर जब इतने सारे काम होते हैं तो पॉलिटिक्स भी होती है और इस देश में ऐसा पॉसिबल ना हो कि पॉलिटिक्स, किसी भी इवेंट में पॉलिटिक्स ना हो, और जब कोई एक कॉम्प्लीमेंट्स होता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है, उसके पीछे पॉलिटिक्स ना हो, ये भी नहीं हो सकता। बंगाली भाषा को जब क्लासिकल भाषा के तौर पे भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया तो इस पे भारत सरकार अगर क्रेडिट लेती है तो इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी हाथ है, जिन्होंने इस पर डीपली रिसर्च की, एक रिपोर्ट बनाई, उसके बाद रिपोर्ट को भारत सरकार को साइन किया एंड फाइनली भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि बंगाली भाषा का इतिहास बहुत पुराना है, उसे क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 14 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, लेटर में बंगाली भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पे अनाउंसमेंट करने की डिमांड की, तो उसके बाद बीजेपी के सोशल मीडिया के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट की और बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक ममता बनर्जी यूपी गवर्नमेंट का हिस्सा थी और यूपी गवर्नमेंट के हिस्सा होने के बाद 2011 में वो चीफ मिनिस्टर बंगाल की बनी, यानी तकरीबन 2 से 3 साल उनके पास था। उस टाइम पे उन्होंने बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज भाषा के लिए अनाउंसमेंट किया जाए इसलिए विचार क्यों नहीं किया। हालांकि जब 2024 में मोदी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद इन चीजों पे काम हुआ और 2024 में मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि भारत सरकार की तरफ से बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पे नॉमिनेट किया जाएगा। 2004 में सबसे पहले तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे नॉमिनेट किया गया, 2005 में संस्कृत भाषा, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ भाषा, 2014 में उड़िया भाषा और उसके बाद 2024 में मैंने बताया कि 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा के तौर पे नॉमिनेट किया। टोटल मिला के हो जाती 11 भाषा। इन भाषाओं को क्लासिकल भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा के तौर पे भारतवर्ष में जाना जाएगा। यानी इतनी सारी बातें होने के बाद जब इस पे पॉलिटिक्स होती है तो ये चीजें भी लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से सन में कौन सी भाषाओं को क्लासिकल भाषा माना गया और किसने इस पर कितना काम किया।
खैर पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, कहीं पे क्रेडिट होगा तो लोग उसके लिए क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे पीछे पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो सेशन पे मैंने आपको बताया कि बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा कैसे मिली और कौन कौन से लोग इस पर अपना बहुत से काम किए। हालांकि इसमें अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन की भी बात करें, उन्होंने भी इस पे काफी फोर्स किया। ममता बनर्जी की बात करें, उन्होंने फोर्स किया, उनके पार्टी के तमाम लीडरों ने इस पे काम किया और भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस पे लगे रहे और इस पर वो काम करते रहे। यानी बहुत से प्रोफेसर हो, बहुत से लोग हो और बहुत से दल बल हो, सभी ने इस पे काम किया और काम करने के बाद बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पे नॉमिनेट किया गया। बट याद रहे इसमें कोई भी स्पेकुलेशंस यानी कि कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी इसमें किसी ग्रुप का नाम मेंशन नहीं है कि इनके ही कारण बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पे नॉमिनेट किया गया। और जैसा कि मैंने अपने आरटीआई में बताया और मैंने स्क्रीन पे उस चीज पे शेयरिंग की थी। दोस्तों अब समय हो गया, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो चैनल पे जो नए आए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वॉच कर लिया है तो एक प्यारा सा कमेंट्स दीजिए और कोशिश करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।